आपने 193 के तहत इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अवसर दिया है। मैं आपका आभारी हूं। मैं कांग्रेस के नेता माननीय खड़गे जी की बातों को यहां पर सुन रहा था और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो अपना लिखित स्टेटमेंट यहां पर पढ़ रहे थे तो कह रहे थे 113 घटनाएं घटित हुई, लेकिन जब वो मौखिक बोल रहे थे तो कह रहे थे 600 से अधिक घटनाएं घटित हुई। क्या सत्य है यह मुझे लगता पूरा देश जानता है। 26 मई को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने शपथ ग्रहण किया था और इस देश के अंदर इस सरकार के आने के बाद आम जनता में विश्वास बहाली हुई और देखा जा सकता है शासन में, प्रशासन में। ये आंकड़े जो माननीय खड़गे जी यहां पर कह रहे थे, मैं उसके पीछे लेके चलता हूं और मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़े वास्तव में स्वीकार करेंगे और सचमुच इस देश की सांप्रदायिक हिंसा से लोग चिंतित हैं, तो सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने जो घोषणाएं की हैं पूरे देश से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। महोदय, 2011 में न जिन प्रदेशों की घटनाओं की मैं जिक्र कर रहा हूं, न वहां पर और न केंद्र में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस देश में 580 घटनाएं घटित हुई, 91 लोग मारे गए और 1899 घायल हुए। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर 84 घटनाएं घटित हुई, 12 लोग मारे गए और 347 2011 में घायल हुए थे। दूसरे पर राजस्थान, दूसरे पर प्लीज खड़गे जी आप सुन तो लें, आपने तो कहा है डोंट प्रोवोक कर रहे, लेकिन आप सुन लीजिए ना। फंस गए विवेक में आके फंस गए। महोदय, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसमें 88 घटनाएं घटित हुई। इसमें कांग्रेस नेतृत्व की सरकार 88 घटनाएं घटित हुई, 15 मारे गए। तीसरे पर कर्नाटक, ये भी कांग्रेस की सरकार यहां पर है, इसमें 70 घटनाएं घटित हुई और उसके बाद केरल में 30 घटनाएं घटित हुई। 2011 की बात कर रहा हूं। 2012 में 668 घटनाएं घटित हुई, 94 की मौतें हुई और 2117 घायल हुए। 2013 में केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार थी और 823 से अधिक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं पूरे देश के अंदर घटित हुई। यद्यपि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकार की जैसी मंशा होती है, वहां का राजनीतिक नेतृत्व जैसे होता है, वहां का प्रशासन उसी प्रकार की कार्रवाई करता है। मुझे लगता है ईमानदारी से इन लोगों ने विश्लेषण किया होता और अपनी केंद्र सरकार और अपने या अपने से जुड़े हुए अपने सहयोगी दलों के द्वारा जो संचालित सरकारें हैं, उन सरकारों के सांप्रदायिक एजेंडे पर ध्यान दिया होता। ये पोलराइजेशन आखिर हो क्यों रहा है? पोलराइजेशन के कारण क्या है? मुझे लगता है वह पोलराइजेशन के पीछे के कारणों को ईमानदारी से हम विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है एक तरफ आप कहते हैं हम सेकुलर हैं और दूसरी तरफ एजेंडा जो लागू करते हैं उसको सांप्रदायिक रूप से कॉम्युनल आधार पर लागू करते हैं। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं, लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। क्या ये सेकुलर एजेंडा है? दिल्ली की सरकार ने किया, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया। क्या यही सेकुलर एजेंडा है?
सांप्रदायिक आधार पर ये लोग बांटते हैं समाज को। और महोदय, उसी प्रकार से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वहां पर जो योजनाएं हैं उसमें 20% मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षित कर दिया गया। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गांव-गांव में विवाद खड़ा करके 300 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया जाता है। गांव-गांव में उसके माध्यम से विवाद खड़ा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, किसी भी अन्य उपासना विधि के नाम पर, मदरसों के नाम पर या मजारों के नाम पर कब्जा न मत करने दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर धड़ल्ले से काम चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि शासन की ये मंशा है, इसलिए प्रशासन उसमें बोलता नहीं। क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा? उसी प्रकार से उससे भी खतरनाक स्थिति, आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है, जो लोग लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों पर दायर मुकदमे, चाहे वह राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले का मामला हो या संकट मोचन मंदिर काशी में सीआरपीएफ कैंप रामपुर का मामला हो या गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट का मामला, ये जितने भी मामले हैं, इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। न्यायालय अगर बीच में नहीं होता तो संभवतः अब तक वे आतंकवादी बाहर छूट करके पुनः नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बनी रहे। महोदय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है? कौन है सांप्रदायिक? कौन सांप्रदायिक है? और मुझे लगता है इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है।